हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे भाग 4 यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसमें हम अनुच्छेद 45 तक बात कर चुके थे और अगला अनुच्छेद 46 चर्चा में था। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 46 पर। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC ST OBC या अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना। मतलब यह जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है कि SC ST OBC या अन्य दुर्बल वर्ग जो हैं उनकी शिक्षा और आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से उनकी रक्षा का जो है प्रयास करना। मतलब इसमें SC ST OBC या अन्य दुर्बल वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार का प्रयास करना तथा मादक पदार्थ और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना। मादक पदार्थ यानी कि जो शराब है, शराब पर भी अगर राज्य की इच्छा होती है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन शराब पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वह शराब से आता है। और बिहार में सरकार ने अभी प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा है शराब पर। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, मतलब नशीली दवाओं का मतलब है जैसे कोई भी दवा आती है उसमें अगर जो नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, अगर उसकी मात्रा अधिक अगर हो जाती है तो उस पर भी जो है बैन लगा दिया जाता है। जैसे एक दवा आती थी कोरेक्स में जो है कोडीन की मात्रा जो है सबसे अधिक थी, तो इसलिए जो है उसको बैन कर दिया गया उस दवा को। तो अब उसके जो हैं अन्य जो है स्वरूप देखने को मिलते हैं, कोरेक्स TX ऐसे मतलब देखने को मिलते हैं, लेकिन कोरेक्स जो है बैन कर दिया गया। तो अनुच्छेद 47 इसका आधार है। इसी आधार पर जो है मादक पदार्थ यानी कि शराब पर सरकार बैन लगा सकती है और नशीली दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 क्या कहता है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीक का प्रयोग करेगा, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। अब कृषि में जो है जैसे मशीनरी, नाबार्ड हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, और क्रांतियाँ जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो इसमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देगा उसको। और पशुपालन में जैसे दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए जो है बढ़ावा देगा, उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। तो इसमें किस प्रकार से करेगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक भारत में एक गाय पाई जाती थी, गाय की एक स्पीसीज होल्स्टीन थी, और जापान में एक फ्रिजियन पाई जाती थी। जबकि होल्स्टीन जो गाय थी उसका दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम था जो भारत में पाई जाती थी, और जापान में जो फ्रिजियन पाई जाती थी स्पीसीज गाय की, उसका दुग्ध उत्पादन लगभग 100 से 120 लीटर था। तो दोनों में क्रॉस करा के एक बनाई गई क्रॉस जो है होल्स्टीन फ्रिजियन, जिसका दुग्ध उत्पादन लगभग 60 से 70 लीटर था। तो इस प्रकार से मतलब क्रॉस कराया गया और होल्स्टीन फ्रिजियन बनाई गई। तो इस प्रकार से मतलब जो है दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए जो है राज्य एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकती है, तथा जो है गोवध का प्रतिषेध राज्य कर सकती है। मतलब इसमें एक और बात कही गई है कि गोवध का प्रतिषेध भी राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है, मतलब करेगी नहीं, मतलब कर सकती है, ऐसा मतलब वर्णित किया गया है इसमें। तो आप लोग बताना क्या यह उचित है गोवध का प्रतिषेध करना या अनुचित है। अगर उचित है तो क्यों, अगर अनुचित है तो क्यों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। अनुच्छेद 48A क्या कहता है। अनुच्छेद 48A कहता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ मतलब कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना यह राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, वास्तव में बहुत बड़ा है। यहाँ जो है जानवरों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जानवरों को भी। तो जो है अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण की रक्षा तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसको जो है अनुच्छेद 51A अभी हम पढ़ेंगे। 51A के तहत जो मौलिक कर्तव्य हैं के तहत इससे जो है हर नागरिक का कर्तव्य भी बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 48A लगा है यानी कि बाद में जोड़ा गया है।
इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 48A जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसको याद रखना, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब देखते हैं अनुच्छेद 49 क्या कहता है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व की जो धरोहर हैं, राष्ट्रीय महत्व की धरोहर, ऐतिहासिक स्मारक, विरासत, पुरातत्व की रक्षा राज्य को सौंपी गई है। मतलब कि जो राष्ट्रीय महत्व की धरोहर हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है राज्य को सौंपी गई है अनुच्छेद 49 के तहत। ये धरोहर जैसे आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, सांची का बौद्ध स्तूप जो है, कुतुब मीनार, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ताजमहल, ये सब जो चीज़ें हैं ये ऐतिहासिक स्मारक और धरोहर में आ जाती हैं, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं। तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है अनुच्छेद 49 के तहत राज्य को सौंपी गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। आप तो जानते ही होंगे कि भारत सरकार के जो है 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन इसमें 2 की बात की गई है। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव को न्यायपालिका यानी कि ज्यूडिशरी से अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका का जो काम होता है कानून को लागू करना, कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है कानून का उल्लंघन होने पर सजा देना। अब कार्यपालिका में जो है पुलिस डिपार्टमेंट आ जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाते हैं। और न्यायपालिका में जैसे न्यायालय आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और सजा देने का प्रावधान जो होता है वो जज को होता है। तो अनुच्छेद 50 आप समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 51 देखते हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यानी कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संधियों को मानने के बाद जो है उसी पर कायम रहना है। तो इसमें ये बात कही गई है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद में भारत जो है मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेरी करेगा। कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उसमें भारत का काम रहेगा और मध्यस्थता करने का काम रहेगा। और कहा गया है इसमें कि अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना है। अनुच्छेद 51 जो है के तहत ही जो है भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना है। अनुच्छेद 51 ही विदेशी नीतियों का आधार है। यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 51 ही जो है विदेशी नीतियों का आधार है, जिसके तहत ही विदेशी नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये हुए सभी अनुच्छेद जो हमने 36 से 51 तक ये भाग 4 में थे, इसकी चर्चा हमने की। अब हम देखते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। यह परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है कि कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद समाजवादी विचारधारा से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। तो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47 ये जो है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। और समाजवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद जो हैं 38, 39, 39 का और 41, 42, 43 ये जो है समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। और उदारवादी विचारधारा से संबंधित है अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का, 49, 50, 51। इसको आप याद रख सकते हैं या परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह याद करना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसको इस प्रकार से याद कर लेना। गांधीवादी विचारधारा से जो संबंधित है अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 40 और 43 का जो है इसको याद रख लेना, और 46 और 47 जो है लगातार है। तो ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हो गए। और अनुच्छेद 38, 39 और 39 का ये तीनों है लगातार।
अनुच्छेद 41, 42, 43 ये तीनों लगातार हैं जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। इसको इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। और उदारवादी विचारधारा से संबंधित जो हैं अनुच्छेद 44, 45 और 44, 45 याद रखना, और 48 का 49, 50, 51 ये लगातार हैं, इसको याद रखना है। तो याद करना कठिन नहीं है, इसको याद रखना जरूर से ज़रूर, क्योंकि ये परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछ लेता है। तो आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के विषय में केटी शाह का एक कथन है कि केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो इसमें जो केटी शाह ने कहा है कि जिस प्रकार से किसी चेक का भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार जो प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं वो उसी प्रकार से हैं, क्योंकि यह भी राज्य की इच्छा पर छोड़ दिए गए हैं। तो यह केटी शाह का कथन याद रखना, और याद रखना कि इसे जो केटी शाह ने कहा है कि ऐसा चेक बताया है कि इसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, हम मूल अधिकार पढ़ चुके हैं और नीति निर्देशक तत्वों की भी चर्चा कर रहे हैं। तो हम इसमें दोनों में अंतर क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अंतर क्या है इसको देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमें जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, और डीपीएसपी जो है ये हमें सरकारी इच्छा पर निर्भर करता है कि ये हमें प्राप्त होगा कि नहीं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये वाद योग्य हैं, और डीपीएसपी जो है वाद योग्य नहीं है। इस पर आप बहस नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय नहीं जा सकते। तो और अगला है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये व्यक्ति के कल्याण के लिए हैं, यानी कि व्यक्ति निष्ठ हैं। और डीपीएसपी जो है समाज के कल्याण के लिए हैं, यानी कि समाज निष्ठ हैं। ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं राज्य के नकारात्मक दायित्व हैं, क्योंकि देख आप लोगों ने अगर मूल अधिकार पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें ज़्यादातर अनुच्छेदों में कहा गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी कि राज्य के नकारात्मक दायित्व हैं। और डीपीएसपी में ये जो है राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, यानी कि इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा कर सकता है, तो ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हुए। और कुछ अंतर हैं उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। और अगला अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स में जो है राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, इसमें जो है डीपीएसपी में आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। और इसको जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा करते समय यह बताया था कि राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, और इसको निलंबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको जो है यह लागू ही नहीं है, तो इसको निलंबित कैसे कर सकते हैं, यह तो सरकारी इच्छा पर डिपेंड है। और फंडामेंटल राइट्स जो है यह न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय है, इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, और यह न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। और जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है इसका कानूनी महत्व है, जबकि यह डीपीएसपी जो है उपदेश मात्र ही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।